नमस्कार दोस्तों, मोदी सरकार के 28 मंत्रियों की सदस्यता जो है, यह कह सकते हैं कि इस्तीफा जो है वह हो सकता है, सदस्यता रद्द हो सकता है। आखिर मोदी कैबिनेट के 28 मंत्रियों ने ऐसा क्या किया? कौन सी फाइल इन 28 मंत्रियों की खुल गई है, वह आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, ईडीआर की रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट को लेकर के याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जो है सवालिया निशानों में खड़ा कर दिया, सवालिया घेरे में, और जवाब मांगा। सरकार ने क्या जवाब दिया और पीएम को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ सलाह दिया, इस मामले में जो 28 मंत्री का मामला है उसमें इस पूरी वीडियो में आपको वह सब बताएंगे। देखिए, एडीआर की एक रिपोर्ट में यह आया है कि मोदी कैबिनेट के, मतलब राज्य के नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के नहीं, मोदी कैबिनेट के दिल्ली के केंद्र की सत्ता की 28 मंत्री दागी हैं। और ज्यादातर तो ऐसे मंत्री हैं जिसके ऊपर गंभीर मामले में मुकदमा दर्ज है, महिलाओं के साथ अपराध भी उसमें शामिल है, रेप बलात्कार भी शामिल है उसमें, और हत्या का मुकदमा भी उसमें शामिल है। तो इन मंत्रियों को मोदी कैबिनेट में जगह इस वक्त मिली हुई है। जो 2024 के बाद जो है संसद चल रहा है और जो कैबिनेट बैठी हुई है 72 मंत्री हैं, उसमें से जो है 28 मंत्री दागी हैं मोदी सरकार के। देखिए, ईडीआर की रिपोर्ट देखिए क्या कहती है रिपोर्ट। मोदी सरकार 3 के 72 सदस्यों वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल में से कम 28 मंत्री ने अपने ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए हैं। इनमें से कई गंभीर आरोप जैसे हत्या का प्रयास, अपराध, महिला विरोधी मामले और हेट स्पीच आदि शामिल है। तो 28 मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर गंभीर मामले जो है दर्ज है, जो मोदी सरकार के कैबिनेट में बैठे हुए हैं। अगर नाम आपको बता दें कि कौन कौन है, वह तो मुख्य नाम आपको बताना चाहते हैं। देखिए, जो मोदी कैबिनेट में संत संतनु ठाकुर, सुकांत मजमूदार, बंडी, संजय कुमार, सुरेश गुप्ता, जुएल ओराम, तो ये वो हैं जो मोदी कैबिनेट में इस वक्त बैठे हुए हैं। और जो है, एक तो गृह राज्य मंत्री हैं, बंडी संजय कुमार गृह राज्य मंत्री हैं। सोचिए, तो ये सब मोदी कैबिनेट में बैठे हुए हैं और आपराधिक मामले में इनका जो है रिकॉर्ड है। ईडीआर की अभी जो मामला आया है, देखिए ईडीआर की रिपोर्ट आती रहती है, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट गई, कुछ होता नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट को लेकर जो है अश्विनी उपाध्याय चले गए, कहां चले गए? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये जो मामले हैं एमपीएमएलए कोर्ट में, इनको लेकर के सुनवाई जल्द से जल्द क्यों नहीं होती? अगर जल्द से जल्द इनकी सुनवाई हो जाए तो 2 साल से ऊपर जितने भी मामले हैं, इनको 2 साल से ऊपर की सजा होगी। अगर 2 साल से ऊपर की इनको सजा हो जाती है तो समझिए कि सदस्यता खत्म हो जाएगी, ना मंत्री रहेंगे ना सांसद रहेंगे। लेकिन क्या होता है कि इन मंत्रियों का, इन सांसदों का इंफ्लुएंस इतना होता है कि पुलिस जांच नहीं कर पाती। पुलिस इरफान सोलंकी की जांच कर पाती है, पुलिस जो है वो आजम खान की, अब्दुल्ला आजम की, इन सब की जांच जो है पुलिस कर पाती है। लेकिन इन मंत्रियों की जो दागी हैं, जो मोदी कैबिनेट में बैठे हैं, इनका पावर इतना है कि पुलिस धरातल पर जांच नहीं कर पाती है। यही कारण है कि एमपीएमएलए कोर्ट जो है वह नतीजे पर नहीं पहुंच पाता है और सालों साल मामला पेंडिंग रहता है। लेकिन अब मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा आपको बताते हैं। देखिए क्या है यह रिपोर्ट। जनप्रतिनिधि के खिलाफ आपराधिक मामले में जल्द निपटारा के लिए बनाई गई एमपीएमएलए को विशेष अदालतों में बढ़ते लंबित मामलों का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सर्वोच्च अदालत ने पूर्व और मौजूदा सांसदों, विधायकों के खिलाफ लंबित करीब 5000 आपराधिक मामले को जल्द निपटारे के लिए निर्देश दिए जाने की मांग की है। तो एमपीएमएलए कोर्ट में अब तक 5000 मुकदमे ऐसे हैं जो पेंडिंग हैं, जिन पर सुनवाई नहीं हुई है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर सुनवाई हो जाए तो समझिए कि इन मंत्रियों पे इस्तीफे की तलवार लटकेगी कि नहीं लटकेगी। हमने यह भी देखा है, जिसको सजा हुई, लालू प्रसाद यादव हो, वो आजम खान हो, अब्दुल्ला आजम हो, इन सब की कई बड़े बड़े विपक्ष के दिग्गज जो है राहुल गांधी को सजा हो गई थी, तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई थी। लेकिन इन मंत्रियों का क्या, जो मोदी कैबिनेट में बैठे हुए हैं और जो जिनके ऊपर जो है मामला है, आगे देखिए क्या है। खबर हंसारिया ने दलील दी कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है क्योंकि उनके पास जांच और कोर्ट पर प्रभाव डालने की शक्ति है। इसके कारण लंबित मामलों का निपटारा नहीं हो रहा है। इस देश में लोकतांत्रिक ढांचे पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। अंसारिया ने कहा कि सांसदों और विधायकों के पास सख्ती से मामलों का असर पड़ता है, जिसमें सुनवाई में देरी हो रही है। हालांकि जस्टिस दीपांकर दत्ता और मनमोहन की खंडपीठ अश्विनी उपाध्याय की 2016 में दायर एक जनहित याचिका पर भी सोमवार को सुनवाई करेगी। तो कुल मिलाकर जो है इनका प्रभाव है, उसका जिक्र जो है यहां पर हो रहा है। देखिए, कुल मिलाकर जो लोग हैं, 5 साल जो है सजा जिसको हो सकती है अगर सुनवाई हो जाए, वो कौन है जरा वो देखिए। हंसारिया के वकील स्नेहा कलिता के जरिए दायर याचिका में एसोसिएशन फॉर ईडीआर की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया गया कि सांसदों और विधायकों के खिलाफ 1 जनवरी 2025 तक 4732 आपराधिक मामले लंबित थे, जिनमें 892 मामले 204 में दर्ज किए गए थे।
लोकसभा में मौजूद 543 सदस्यों में से 251 पर आपराधिक मामले हैं, जिन पर 170 वाले गंभीर अपराध से जुड़े हैं। इन जनप्रतिनिधियों की 5 साल या उससे अधिक सजा हो सकती है। में मोदी बनाम कौन का सवाल चलता रहा। अगर आज की अफवाहें सच साबित होती हैं तो भविष्य में यह सवाल बीजेपी बनाम कौन से ज्यादा नेता बनाम सिस्टम में बदल सकता है। अब इस पूरे खेल में विपक्ष भी खामोश बैठने वालों में से नहीं है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, वाम दल, क्षेत्रीय पार्टियां सब इस कोशिश में लगे हैं कि अगर सत्ता पक्ष जरा भी कमजोर हो तो उसे चुनावी मैदान में सीधा नीचे गिरा दिया जाए। यही वजह है कि हर नए विवाद, हर नए आरोप, हर नई अदालत की सुनवाई पर विपक्ष तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, बयान जारी हो जाते हैं, ट्वीट उड़ने लगते हैं और आम जनता का दिमाग और अधिक उलझने लगता है। कोई कहता है अब देश को असली बदलाव मिलेगा, कोई कहता है यह लोकतंत्र की बहाली है, तो वहीं सत्ता पक्ष के समर्थक कहते हैं कि यह न्याय की आड़ में राजनीति है, यह साजिश है, यह देश को अस्थिर करने की चाल है। दोस्तों जरा सोचिए, जब राजनीतिक दल अपने अपने चश्मे से एक ही घटना को अलग अलग रंग देकर दिखाते हैं तो आम नागरिक किसे सही माने, किसे गलत माने। इसीलिए जरूरी है कि आप जैसे दर्शक तथ्यों को भी देखें, सवाल भी पूछें और किसी भी खबर पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। दूसरी तरफ जनता की प्रतिक्रिया भी देखने लायक है। ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह बहस ही बहस। कोई लिख रहा है अब नए प्रधानमंत्री की जरूरत है, कोई बोल रहा है कि अभी भी मोदी ही सबसे मजबूत नेता है, कोई कहता है राहुल गांधी पर भरोसा किया जा सकता है, तो कोई उन्हें अनुभवहीन बताकर खारिज कर देता है। कुछ लोग अदालत के सख्त रुख को लोकतंत्र की ताकत बताते हैं तो कुछ न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सवाल उठा देते हैं। यानी मामला सिर्फ नेताओं का नहीं, संस्थाओं का भी हो जाता है। और दोस्तों जब संस्थाओं पर सवाल उठने लगते हैं तो लोकतंत्र की जड़ें हिलने का डर बढ़ जाता है। जनता में भ्रम, गुस्सा और असुरक्षा पैदा होती है, जिसका सीधा असर बाजार पर, निवेश पर और आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी पर भी पड़ता है। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस तरह की खबरों को बड़े ध्यान से देखता है। विदेशों में बैठा निवेशक भी यह सोचता है कि अगर भारत की राजनीति अस्थिर हुई तो उसके पैसे का क्या होगा, उसकी योजनाओं का क्या होगा। अब जरा दूसरी तरफ का दृश्य देखिए। एक और बड़ा आरोप, एक और बड़ा मामला जिसमें राहुल गांधी खुद कटघरे में बताए जा रहे हैं। कई रिपोर्ट और चर्चाएं यह दावा कर रही हैं कि किसी बड़े घोटाले, किसी बड़े वित्तीय मामले, किसी पुराने विवाद को लेकर अदालतों में ऐसी सुनवाई चल रही है जिसमें अगर आरोप साबित हो गए तो राहुल गांधी को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। कल्पना कीजिए, वही राहुल गांधी जिनको कांग्रेस ने अगले प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना शुरू किया, जिनकी रैलियों में एक नया भारत जैसे नारे लगाए गए। अचानक अगर सजा की तलवार उनके सिर पर लट जाए तो कांग्रेस के सामने कैसे संकट खड़ा होगा, पार्टी के नेताओं के चेहरों की चमक कैसे उड़ जाएगी, कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे डगमगाएगा। और उससे भी बड़ा सवाल यह कि अगर कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा ही